हाय गाइज, वेलकम बैक टू फंडर एकेडमी। पोस्ट मॉडर्न पीरियड को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 7 टॉपिक जो था हमारा मॉडर्न पीरियड उसको कवर कर लिया था। उसमें जो है हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो है आर्ट एंड कल्चर का। अभी उसको जो है ना हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड के आर्ट एंड कल्चर के साथ इंटीग्रेट करके जो है डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो दोनों हम सेपरेटली डिस्कस नहीं कर सकते, उनको हमें एक साथ ही डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर जो है मॉडर्न पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड का, और साथ ही साथ गुप्ता पीरियड का भी, मतलब जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री का जो आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो वैदिक लिटरेचर वगैरह था, मतलब वैदिक पीरियड के बाद का मॉडर्न पीरियड से लेके जब तक हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री चलता है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड, ये जो पूरा आर्ट एंड कल्चर है हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे अलग से। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर एक अलग से सीरीज आएंगे। तो देखो, अभी हमें काफ़ी कुछ जो है डिस्कस करना है। पोस्ट मॉडर्न जो पीरियड है उसको हम अभी कवर या फिर स्टार्ट करने वाले। अब तक हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हमने सोर्सेज देखा था, इंडियन हिस्ट्री के जो सोर्सेज है उसके बारे में। ठीक है, फिर हमने जो प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक जो पीरियड है, ठीक है, उसको हमने कवर किया था डिटेल में। फिर उसके बाद हमने काफ़ी कुछ, जैसे कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर किया था। फिर उसके बाद हमने कवर किया था वैदिक पीरियड को, मेगालिथिक पीरियड को भी हमने उससे पहले कवर कर लिया था। चालकोलिथिक पीरियड भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। फिर हमने महाजनपद को देखा, 6th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी, जो पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, वो हमने डिटेल में कवर किए। फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह के जो रिपब्लिकन्स थे वो मोनार्कियल जो स्टेट्स है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और सबसे पहला जो एम्पायर है, मगध एम्पायर, वो डेवलप हो जाता है। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मॉडर्न पीरियड जो है उसमें क्या रोल था मौर्यास का एम्पायर के इंटीग्रेशन में या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंटीग्रेशन में। और साथ ही साथ अशोका के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बस हमारा आर्ट एंड कल्चर जो है लास्ट लेक्चर का बाकी है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हम उसको सेपरेटली जो एक अलग से लेक्चर सीरीज लेंगे आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, एंशिएंट हिस्ट्री के, उसमें हम कवर कर लेंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस करना है, आज हमें डिस्कस करना है पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में। अभी जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है ना, इसके बारे में मतलब काफ़ी कुछ जो है हमें वो नया देखने को मिलेगा। ये जो टाइम पीरियड है 200 BC टू 300 BC, इसे पीरियड ऑफ इनोवेशन एंड इंटरेक्शन भी कहा जाता है। इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कहा जाता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है फॉरेन जो इन्वेडर्स है, जैसे कि इंडो ग्रीक्स हो गए, ठीक है, शाकाज हो गए, कुशानाज हो गए, वेस्टर्न क्षत्रप। अभी ये जो वेस्टर्न क्षत्रप है ना, ये शाकाज की ब्रांच है। ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है। जो लेटर शाकाज थे उनको वेस्टर्न क्षत्रप कहा जाता है। तो जो कॉन्टैक्ट आया था हमारा आउटसाइड द वर्ल्ड, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो है इस पीरियड को डार्क एज भी कहते हैं। अभी ऐसा क्यों है, क्या है, सब हम जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर यही टाइम पीरियड था जब अर्बन सेंटर जो है उसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में भी आपको अर्बन सेंटर्स जो है वो ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी किस तरीके से थी, कॉइनेज जो है वो स्टार्ट हो चुका था। आपको पता है महाजनपद जो है ना, वहाँ से ही आपको हमने डिटेल में कवर करवाया था कि जो आपके जो पंचमार्क जो कॉइन्स है वो आए थे। फिर रिलीजियस डेवलपमेंट क्या हुई थी, जैसे कि महायाना जो है ना, वो एक अलग से सेक्ट डेवलप हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्ट था वो। फिर सोशल कंडीशन क्या थी इस टाइम पीरियड में, किस तरीके से सोशल रिजिडिटी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, बढ़ चुकी है। ठीक है, फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये तो हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जाने से पहले थोड़ा ये जो टाइम पीरियड है इसमें प्रीवियस क्वेश्चन जो है किस तरह से आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपको वो देखने को मिलेंगे आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। एक बार 1991 का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे गांधारा आर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में गांधारा आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये काफ़ी डेवलप हुए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कूल थे। इनके ऊपर बार बार जो क्वेश्चन आता रहता है। तो गांधारा आर्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ओरिजिन किस तरीके से था, क्रोनोलॉजी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और जोग्राफिकल स्प्रेड। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रीफ ऐसे लिखने के लिए बोला गया बुद्धिस्ट राइटिंग्स के ऊपर इन संस्कृत इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो कि जैसे देखो महायाना जो स्कूल था ना, 2 स्कूल है आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं बुद्धिज्म में। महायाना स्कूल है और एक हिनायाना स्कूल है। तो इसमें जो हिनायाना स्कूल है ये तो मतलब ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट स्कूल था, लेकिन हिनायाना जो है वो ऑर्थोडॉक्स बुद्धिस्ट स्कूल है। और महायाना जो है इन्होंने थोड़ा मतलब जो संस्कृत वगैरह है उसको थोड़ा एडॉप्ट किया था, और इनके जो लिटरेचर आपको देखने को मिलेगा, इनका तो संस्कृत में भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये महायाना एक अलग से यहाँ पे आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड में एक डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिलेगी, महायाना जो बुद्धिज्म है उसको। और जो कनिष्क वगैरह जैसे राजा थे, इन्होंने महायाना बुद्धिज्म को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट वगैरह किया था और पैट्रोनाइज भी किया था। ठीक है, तो ये भी रीज़न है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर फर्निश अ क्रिटिकल एंड कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ आर्ट इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो भी स्कूल्स ऑफ आर्ट डेवलप हुए थे, ठीक है, उसके ऊपर आपको उसका मतलब क्रिटिकल एक तरीके से एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, हाउ जस्टिफाइड आर वी इन कैरेक्टराइजिंग द पोस्ट मॉडर्न 5 सेंचुरी एज डार्क एज। अभी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो टाइम पीरियड था वो डार्क एज था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मतलब पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से डार्क एज नहीं था, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डार्क एज नहीं था। लेकिन अगर सोसाइटी और पॉलिटिकल चेंजेस अगर आप देखो तो काफ़ी रिग्रेसिव चेंजेस अगर आपको मतलब आप अगर देखो तो देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इसे कुछ लोग जो है कुछ स्टूडेंट जो डार्क एज भी बोलते हैं।
फिर एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ डेइटीज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ कुशाना। अभी कुशाना के जो कॉइन्स है ना, इनके ऊपर जो डेइटीज थी इनका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आप कुशाना के कॉइन्स अगर देखो, उनकी अगर स्टडी करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो काफ़ी सेक्युलर जो है वो राजा था, हर धर्म की उसने मतलब रिस्पेक्ट की थी एक तरीके से। और यही आपके कॉइन्स जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध, कृष्ण, मतलब हर तरीके जो उस वक्त जो रिलीजन थे, इवन इंडो ग्रीक्स जो राजाज थे या फिर उनके जो डेइटीज थे, उनके भी आपको वहाँ पे पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि सोसाइटी जो थी कुशानास के टाइम पीरियड में काफ़ी तरीके से लिबरल सोसाइटी थी और सेकुलर सोसाइटी थी। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंस आपको बताना है, काफ़ी सिंपल एक क्वेश्चन है। फिर आपको 2013 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपा जो है इसके ऊपर क्वेश्चन है कि जो फोक मोटिव्स वगैरह यूज़ किए गए, जो नरेटिव्स यूज़ किए गए, जो कॉमन कल्चरल सिंबल यूज़ किए गए, आपको बुद्धिस्ट स्तूपास में देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे जो थीम्स है ना, बुद्धिस्ट आइडियाज़, मतलब एक तरह से बुद्धिस्ट आइडियाज़ जो है इन थीम्स के बेसिस पे यहाँ पे स्प्रेड करने की कोशिश की गई थी बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट से। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, तो किस तरीके से ये होता है इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो देखेंगे हम आगे चल के जब हम आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करेंगे। फिर 2014 का एक क्वेश्चन है कि रिव्यू क्रिटिकली द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ आर्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द सेकंड सेंचुरी BC एंड थर्ड सेंचुरी CE। मतलब वही 500 साल का इतिहास जो है वहाँ पे आपको अलग अलग स्कूल्स ऑफ आर्ट जो है वो डेवलप हुए थे उसके बारे में आपको बताना है, और क्या सोशल रिलीजियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे। यही क्वेश्चन सेम जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया है, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आप बोल सकते हो, और ये भी सेम ही क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। और आर्ट एंड कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियड से, ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। फिर हाउ डज द न्यूमिज्मेटिक एविडेंस ऑफ द पीरियड रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ कुशानाज एंड सातवाहनास। तो सातवाहनास और कुशानाज की जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, वो आप किस बेसिस मतलब किस तरीके से न्यूमिज्मेटिक के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है, देखेंगे हम आगे चल के। फिर द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम थर्ड सेंचुरी BC टू फिफ्थ सेंचुरी CE वॉज पीरियड ऑफ इनोवेशन एंड इंटरेक्शन। मैं अभी आपको बता चुका कि ये जो टाइम पीरियड था ये पीरियड ऑफ इंटरेक्शन एंड इनोवेशन था। हाउ विल यू रिएक्ट, आप किस तरह से इसे एक्सप्लेन करोगे, क्या आपको लगता है सच में इंटरेक्शन इनोवेशन हुआ था? बिल्कुल हुआ था, ठीक है। इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ चुका था वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, और उसकी वजह से आपको आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको पॉलिटी में भी काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो पॉलिटी में वेस्टर्न शत्रप, मतलब शत्रप नाम से एक कंसेप्ट डेवलप हुआ था, शत्रप वाला। तो ये इसको कौन लेके आया था? इसको लेके आए थे शाकाज, ठीक है। फिर आपको जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें आपको काफ़ी जो इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलेगा वेस्टर्न वर्ल्ड से, ठीक है, इंडो ग्रीक्स का। तो एक तरीके से इंटरेक्शन हो रहा था, और इनोवेशन भी फिर आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक फील्ड में, फिर सोशल फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो। तो यही यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांस रीजनल एंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड ऑन सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया। अभी जो ट्रांस रीजनल और ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो ट्रेड था, मतलब इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, दोनों का पोस्ट मॉडर्न पीरियड के सोशल एंड कल्चरल लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। फिर द फ्लरिशिंग इंटरनेशनल ट्रेड अराउंड ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड गिव ट्रिमेंडस इम्पेटस टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। फिर से वही क्वेश्चन है आर्ट के ऊपर कि जो आर्ट डेवलप हुआ था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में या फिर कुशाना पीरियड में, उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड का क्या इफेक्ट हुआ है। तो काफ़ी इफेक्ट हुआ है, देखेंगे हम जब कुशाना वगैरह को डिस्कस करेंगे। फिर एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न आर्ट के ऊपर जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड इंडिजिनस डेवलपमेंट, मतलब दोनों का किस तरीके से मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अगर आप देखो तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ही आ रहे हैं। तो हमारा जो लेक्चर होगा आज का उसमें हम थोड़ा बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री को कवर करते हैं, आर्ट एंड कल्चर तो हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, ठीक है, ये कब से कब तक है। तो 200 BC से लेकर 300 CE तक का जो टाइम पीरियड है 500 साल का, इसको बोला जाता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मतलब मॉडर्न्स के डिसइंटीग्रेशन के बाद का जो टाइम पीरियड था उसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अभी मॉडर्न का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था, क्या रीजन थे, वो हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में कवर कर चुके हैं। अभी ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, आपको इन्वेजन काफ़ी देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट से, और ऑब्वियसली इंडिया में हमेशा जो इन्वेजन हुआ है वो नॉर्थ वेस्ट से ही हुआ है। और इसकी वजह से जो पॉलिटिकल जो पावर थी ना वो मगधा से थोड़ी शिफ्ट हो चुकी थी, क्योंकि मगधा का एज ए इम्पोर्टेंस, मगधा का एज ए पॉलिटिकल सिटी के तौर पे या फिर इसका एक जो इम्पोर्टेंस था वो डिक्लाइन हो चुका था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन। और जो शिफ्ट थी पॉलिटिकल पावर वो मतलब वो शिफ्ट हो चुकी थी पॉलिटिकल पावर फ्रॉम मगधा टू पेरिफेरल रीजन। जैसे कि अगर आप देखो वहाँ पे सदर्न रीजन में आपको सातवाहना डेवलप, मतलब सातवाहना डायनेस्टी फ्लरिश होती देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया में जो फॉरेनर्स आए थे उनका एक रोल देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो कि जैसे कि दिल्ली आज एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर का सेंटर है, उस तरीके से उस वक्त मगधा था, ठीक है, फॉर अराउंड 400 ईयर्स, लेकिन वो बाद में चेंज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो डेक्कन और जो आपका साउथ है, इसमें आपको स्टेट पॉलिटी एंड सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी के ऊपर है, ठीक है, सातवाहना फिर संगम, उसके ऊपर ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि डेक्कन और साउथ में क्या चेंजेस आए थे, उसको हमें नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना है। आज हमें बस पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है वो देखना है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो अर्बन सेंटर है वो राइज हो रहे थे इन नॉर्दर्न इंडियन रीजन, एंड रिलीजियस पीयर जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। जो टेम्पल्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर देर वॉज राइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स देन अर्लियर, थोड़ा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो ज़्यादा देखने को मिलेगी। मनी जो है ना उसका यूज़ काफ़ी बढ़ चुका था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, वो यूज़ हो रहा था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर ट्रेड काफ़ी बढ़ चुका था विद इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका काफ़ी इंपैक्ट जो है लोगों के लाइफ्स के ऊपर हुआ है, लेकिन कुछ निगेटिव चीज़ें भी इस टाइम पीरियड में हुई है, जैसे कि सोसाइटी एंड पॉलिटी में। तो उसी के बेसिस पे कुछ हिस्टोरियन से डार्क एज भी बोलते हैं। अभी देखो थोड़ा बहुत हम बेसिक देख लेते हैं। अभी देखो हुआ क्या था कि हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया अब तक। ये जो टाइम पीरियड था पोस्ट मॉडर्न पीरियड वाला, यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पोर्शन है या फिर जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, यहाँ से आपको पता है इन्वेजन काफ़ी हुआ था। यहाँ से जो इन्वेजन हुआ था, यहाँ पे सबसे पहले जो आए थे ना वो आए थे इंडो ग्रीक्स। यहाँ से सबसे पहले कौन आए थे? यहाँ से आए थे सबसे पहले इंडो ग्रीक। सबसे पहले यहाँ पे आए थे इंडो ग्रीक, ठीक है। इंडो ग्रीक आए, ठीक है। फिर इंडो ग्रीक आने के बाद सेकंड जो इनके बाद आए यहाँ पे वो थे आपके इंडो साइथियंस, ठीक है ना। एक मिनट, ये है इंडो साइथियंस, और इन्हीं को शाकास भी बोला जाता है। सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक, इनसे पहले आए थे, ठीक है। अराउंड 200 BC के आसपास इंडो ग्रीक्स आए थे। फिर सेकंड जो आए थे वो आए थे साइथियंस, ठीक है। इनको साइथियंस भी बोला जाता है। इंडो साइथियंस मतलब शाकाज वगैरह, और इनकी ब्रांच थी ये वेस्टर्न से तरफ, ठीक है, लेटर टाइम पीरियड में। और कर्दमकाज वगैरह जो थे ना, रुद्रदमन वगैरह, वो यही थे, मतलब इन्हीं की एक ब्रांच थी। फिर उसके बाद थर्ड आप बोल सकते हो कि ये जो पार्थियन है ना, थर्ड इंडो पार्थियन इसे बोला जाता है, या फिर पल्लवाज भी। पल्लवाज नहीं, जो पल्लवाज है साउथ इंडिया की वो अलग है, ठीक है। ये पहलवाज है, ठीक है। पार्थियंस इनको बोला जाता था, ये थर्ड थे, ठीक है। ये ईरान से आए थे। अभी ये कौन थे, कहाँ से आए थे, हम देखेंगे आगे। इंडो ग्रीक्स कौन थे, कहाँ से आए थे, सब हम डिटेल में देखने वाले। फिर अगर हम फोर्थ जो नंबर आता है वो आता है कुशानाज का। कुशानाज एक चाइनीज जो ट्राइब थी, वहाँ से आए थे। शांगची वगैरह ट्राइब कोई तो भी थी वहाँ से, तो वहाँ से कुशानाज आए थे, ठीक है। कुशानाज में सबसे फेमस रूलर कनिष्क है, आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडिया का जो एक तरीके से नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर है, यहाँ से 4 राजा या फिर 4 जो ट्राइब्स है वो इन्वेट करती है इंडिया के ऊपर, और इंडिया के कल्चर में एक तरीके से एसिमिलेट हो जाती है। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपका जो पाटलिपुत्र है, इसका इंपॉर्टेंस कम हो चुका था, लेकिन मौर्यन के बाद यहाँ पे शुंगाज आए थे। मौर्यन के बाद यहाँ पे शुंगाज आए थे रूल करने। इन्होंने अराउंड 200 या फिर 100 ईयर्स तक रूल किया था। फिर उसके बाद शुंगाज के बाद जो है कानवाज आए, ठीक है। और कानवास का भी इतना मतलब इन्फ्लुएंस था नहीं, मतलब अगर पाटलिपुत्र का इन्फ्लुएंस देखें अगर आप, तो ये यहाँ तक ही था, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। और ये जो पोर्शन था यहाँ पे सारे आपको जो वेस्टर्नर्स है या फिर जो फॉरेनर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक डायनेस्टी जो है या फिर एम्पायर जो है डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा आपको, वो था सातवाहना एम्पायर, ठीक है। और प्रतिष्ठान मतलब आज के जो महाराष्ट्र के जो पैठन है, ये इनकी कैपिटल थी, और अमरावती भी इनकी कैपिटल ऐसा माना जाता है। अभी इनका जो ओरिजिन है वो कंट्रोवर्शियल है, देखेंगे हम सातवाहना पीरियड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वही है। और यहाँ पे अगर आप देखो साउथ इंडिया में, तो आपको यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स या फिर 3 इंपॉर्टेंट जो एम्पायर्स है, एम्पायर्स तो नहीं बोल सकते, छोटे छोटे रूलर्स थे, वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि चोलाज वगैरह हो गए। देखो इंपीरियल चोला अलग है। इंपीरियल चोला मतलब जो वो मेडिवल टाइम पीरियड में थे वो थे। यहाँ पे चोलाज है थोड़ा तमिलनाडु के नॉर्थ पीरियड में। फिर यहाँ पे थोड़े पांड्यास थे मदुराई में। और यहाँ पे जो है आपको थोड़े जो चेराज वगैरह वो देखने को मिलेंगे। तो चेरा, चोलाज और पांड्यास जो है आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें तमिलहम कहा जाता था, ठीक है। इन तीनों को मिला के इन कंट्रीज को तमिलहम वगैरह कहा गया है संगम पीरियड में। तो इस तरीके से जो आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन जो है देखने को मिलेगा। और इसी बेसिस पे कुछ स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं फॉर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक डार्क एज था, और सोसाइटी में भी काफ़ी इविल्स जो है स्टार्ट हो चुके थे। फिर अगर हम देखें तो लैंड ग्रांट्स जैसे कुछ चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें जो ब्राह्मण्स वगैरह थे या फिर जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, इनको फ्री टैक्स फ्री लैंड जो है डोनेट किए जाते थे, ठीक है। फिर जो कंडीशंस थी वुमेन की वो काफ़ी डिटोरेट हो रही थी। कास्ट सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रेंथन हो रही थी। वर्ना सिस्टम जो है वो एक तरीके से काफ़ी स्ट्रेंथन हो रही थी। तो सोशल एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक तरीके से इनोवेशन भी आए, कुछ नए नई चीज़ें भी आए, जैसे कि वेस्टर्न सत्रफ वाला जो कंसेप्ट था ये आया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो गलत भी हुई है। तो इसी बेसिस पे कुछ स्टूडेंट्स जो डार्क एज बोलते हैं। लेकिन अगर हम देखें फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू,
तो काफ़ी ट्रेड जो है हमारा हुआ है यहाँ से, जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हमारा ट्रेड काफ़ी बड़ा था। फिर अगर आप ईस्टर्न वेस्टर्न जो कोस्ट है यहाँ से भी काफ़ी ट्रेड हमारा मतलब बड़ा था। और जो संगम एज है ना, संगम एज में हमारा रोमन्स के साथ भी काफ़ी ट्रेड था। ऐसा माना गया है कि रोमन्स को हमने मतलब सबसे ज़्यादा गोल्ड टाइम हमारे देश में अगर कहीं कब आया होगा तो वो रोमन्स इंडो रोमन ट्रेड से आया होगा संगम एज में, तो ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो काफ़ी एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फेज था, लेकिन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा मतलब यहाँ से डिसअपॉइंटिंग फेज हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें देखना है कि जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हमारा कॉन्टैक्ट आता है इसमें सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में, फिर हम देखेंगे शाकास के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, और कुशानास के बारे में। ठीक है, वेस्टर्न सतर्क तो मैं बता चुका हूँ आपको, ये शाकास की ही ब्रांच थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, दैट वाज ऑनस्लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेजन। ठीक है, फॉरेनर्स आए थे नॉर्थ वेस्ट से, और मैं जो अभी आपको डिटेल में बता चुका हूँ। जो फर्स्ट थे इनमें सबसे पहले वो थे बैक्ट्रियन ग्रीक्स। ठीक है, इन्हें ग्रीक्स भी बोल सकते हो आप, इंडो ग्रीक भी बोल सकते हो, बैक्ट्रियन भी बोल सकते हो। ठीक है, जिसे यवनास भी कहा जाता है। इंडियन लिटरेचर में इन्हें यवनास कहा गया है। यवनास मतलब जितने भी फॉरेन इन्वेजर्स जो आए थे ना, फॉरेन इन्वेडर जो आए थे, ठीक है, वेस्टर्न जो फॉरेनर्स थे उनको यवनास कहा गया है। ठीक है, इन जो लिटरेचर है हमारा, जो इंडियन लिटरेचर, इसको इसमें जो फॉरेनर्स थे, वेस्टर्न फॉरेनर्स जो आए थे, इन्वेडर जो आए थे मॉडर्न पीरियड के बाद, उसे यवनास कहा गया है कलेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले बैक्टीरिया ये रीजन जो है कहाँ पे आता है। तो एंशिएंट जो आप सेंट्रल एशिया अगर देखो, आज का प्रेजेंट डे ईरान इराक वगैरह जो है सेंट्रल एशिया, तो ये जो है ना, इसे बैक्टीरिया कहा जाता था। ठीक है, एंशिएंट टाइम पीरियड में। और ये जो बैक्टीरिया, ये एरिया कहाँ से कहा जाता था, तो हिंदू कुश अगर आप माउंटेन देखो, वहाँ से लेके ऑक्सस रिवर जो है, मॉडर्न अमू दर्या, ये जो आपका किर्गिस्तान वगैरह आता है, यहाँ पे आता है ये रिवर जो है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कवरिंग टोटल अफगानिस्तान अगर आप देखो, ठीक है, तो इसे कहा गया था बैक्टीरिया। अगर हम ब्रॉडली अगर देखें तो बैक्टीरिया वॉज ए एरिया विच वॉज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश, वेस्ट ऑफ पामीर, ठीक है, साउथ ऑफ तियानशान, कवरिंग मॉडर्न डे तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, एज वेल एज अमू दर्या रिवर्स। ठीक है, तो ये अगर पूरा अगर एरिया हम कवर करें, ठीक है, तो ये आ जाता है आपका बैक्टीरिया में, इंक्लूडिंग नॉर्दर्न अफगानिस्तान। ठीक है, और यहीं से आए थे आपके ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, वो ओरिजिनली कौन थे, वो ओरिजिनल थे सत्रप्स, मतलब एक तरीके से सबऑर्डिनेट रूलर्स थे। सेल्यूसाइड जो एम्पायर है वेस्ट एशिया का, इसके बारे में हम कवर कर चुके हैं शायद लास्ट लेक्चर में। ठीक है, मतलब कभी तो भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया डिटेल में, नोट्स में भी होगा हमारे, तो सेल्यूसाइड एम्पायर के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने वहाँ पे कवर किया है। तो इनके ये कौन थे सबऑर्डिनेट रूलर्स थे, इनके हम गवर्नर भी बोल सकते हैं इन्हें। लेकिन 3rd सेंचुरी बीसी के मिडल में जो डिओडस वन जो था ना, उसने रिवोल्ट कर दिया, यहाँ पे वीक रूलर्स वगैरह आ गए, तो फिर इसने अपना जो एम्पायर था बैक्ट्रियन ग्रीक किंगडम जो इस्टेब्लिश कर लिया था, फिर बाद में इंडिया में आ गया और इंडिया के कल्चर में एसिमिलेट हो गए। ठीक है, तो ये थे थोड़ा मतलब बैक्टीरियंस क्या थे, यहाँ पे बैक्टीरिया रीजन क्या था, इसके बारे में थोड़ा देख चुके हैं। आप देख सकते हो बैक्टीरियन किंगडम जो थोड़ा डिटेल में अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए तो आप देख सकते हो कि जो बैक्टीरियन किंगडम था वो कहाँ से कहाँ तक था। मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। ठीक है, यहाँ से आप सीधे धीरे देख सकते हो, ये जो है ना, ये हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है, ठीक है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, कैस्पियन सी, तो ये है ना, ये कोई तो भी लेक है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो साइथिया ये रीजन है। ठीक है, यहाँ से आपके शाकास वगैरह आए थे। ठीक है, यहाँ से आपके ये कुशानास वगैरह आए थे, और ये थे पूरा का पूरा बैक्ट्रियन किंगडम। ठीक है, ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम जो था वो यहाँ से था। ठीक है, सेल्यूसाइड एम्पायर ये पूरा का पूरा था। पार्थियन किंगडम ये ईरान में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से जो है वो आपको जो एंशिएंट जो एम्पायर्स थे ऑफ सेंट्रल एशिया, ये आप यहाँ से थोड़ा क्लियर कर सकते हो पिक्चर। अभी आगे क्या है, तो आगे देखना है हमें इंडो ग्रीक्स के बारे में, ये कहाँ से आए कैसे आए, तो ये हमने देख लिया। बैक्ट्रियंस मतलब रीजन कौन सा था और इंडो ग्रीक्स कौन थे। अभी सबसे पहले इंडिया में जो आए थे वो थे ग्रीक्स या फिर बैक्ट्रियन ग्रीक्स, हु वर कॉल्ड एज इंडो ग्रीक्स और बैक्ट्रियन ग्रीक्स इन द 2nd सेंचुरी बीसी। ये 2nd सेंचुरी बीसी में आए थे। द हिस्ट्री ऑफ इंडो ग्रीक्स हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड मेनली ऑन द एविडेंस ऑफ देयर कॉइन्स। और इनकी जो हिस्ट्री हमारे पास जो हमने कलेक्ट की है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉइन्स के बेसिस पे है। ठीक है, और ये जो कॉइन्स है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज में और ब्राह्मणी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। इंडो ग्रीक किंगडम अगर हम इसकी बात करें तो इसे यवना किंगडम भी कहा गया है। ये हेलेनिस्टिक एरा एक किंगडम था। अभी हेलेनिस्टिक एरा मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। हेलेनिस्टिक एरा मतलब ये लास्ट लेक्चर में, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं। रोमन एम्पायर के फॉल तक, ठीक है, जो एरा था उसे हेलेनिस्टिक एरा कहा जाता है। ठीक है, उसे हेलेनिस्टिक एरा कहा जाता है। अभी ये जो किंगडम था
इसमें अफगानिस्तान आपको देखने को मिलेगा। अभी हम देख चुके हैं जस्ट 2 मिनट पहले लास्ट स्लाइड में हमने इंडो ग्रीक किंगडम जो है, बैक्ट्रियन किंगडम जो है उसका एरिया देख लिया था। अभी एक जो किंगडम था वो 200 BC में एग्जिस्टेंस में आया और इसका जो अगर हम टाइम पीरियड देखें वो 300 साल का था, 100 CE तक। डेमेट्रस कौन है? ये यूथिडेमस नाम का एक राजा है बैक्ट्रिया का, इसका एक बेटा है, ठीक है, जो फर्स्ट फॉरेन किंग है आफ्टर अलेक्जेंडर, जो कि इंडिया में आर्मी लेके आया था, मतलब इंडिया में आर्मी इंटीरियर ऑफ इंडिया लेके आया था डेमेट्रस, ठीक है। ही रिड्यूस टू द सबमिशन अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान में उसने कब्जा कर लिया, पंजाब में उसने कब्जा कर लिया और सिंध में भी उसने कब्जा कर लिया। इंडो ग्रीक्स जो है ना वो इंडिया में 3 ब्रांचेस से रूल करते हैं। एक जो ब्रांच थी, ठीक है, वो थी नॉर्थ अफगानिस्तान से ब्रांच, दूसरी ब्रांच थी तक्षशिला से और तीसरी जो थी वो सियालकोट से, ठीक है। और डेमेट्रस जो है एंड मेंडर, ये 2 सिग्निफिकेंट रूलर्स थे जो कि आपको देखने को मिलेंगे। रूल कर रहे कहाँ से? शाकाल या फिर सियालकोट से। और जो शाकास्तान है ना वो इन्हीं के बेसिस पे नाम दिया गया है। अफगानिस्तान का सदर्न पोर्शन को शाकास्तान वगैरह भी कहा जाता है। और तक्षशिला जो ब्रांच थे इसका एक एम्बेसडर है हेलियोडोरस, वो आपके विदिशा के जो राजा थे उनके कोर्ट में एम्बेसडर भी था, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन जो है जो कि गरुड़ा पिल्लर के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे बेसनगर में भिलसा के आसपास, वहाँ पे एंटिल किदास ऑफ तक्षशिला सेंट एन एम्बेसडर नेम हेलियोडोरस टू द कोर्ट ऑफ भगभद्रा आइडेंटिफाइड विद द लास्ट ऑफ द शुंगा वगैरह, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी थोड़ा मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इशू चल रहा है और लाइट वगैरह नहीं है, तो ये जो लैपटॉप है अभी ये कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो हम थोड़ा यहाँ पे रुक जाते हैं, आज इंडो ग्रीक्स को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो लाइट की वजह से थोड़ा इशू है, लैपटॉप चार्ज वगैरह नहीं है। तो हम इंडो ग्रीक्स को जो है कल से फिर मतलब एक तरीके से स्टार्ट करेंगे। आज हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं वैसे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमारा वो काफ़ी कुछ बचा है, जैसे कि इंडो ग्रीक्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर से एक बार। और फिर हमें देखना है एक तरीके से जो इनके जो मेनेंडर्स वगैरह थे, ठीक है, उनके बारे में, फिर इंपॉर्टेंस क्या था इंडो ग्रीक्स रूल का, क्या इम्पैक्ट हुआ था, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी थोड़ा जो है ना हमारी मजबूरी है कि हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे जो इंडो ग्रीक्स वगैरह और जो हमारे शाकाज है, कुशानाज है, वो सब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कवर कर लेंगे, फिर सोसाइटी वगैरह जो है उसको हम देखेंगे। सो थैंक यू फॉर डिस्कशन।